हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइनिंग सर्फर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का थर्ड यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे बिजनेस पे और इंडस्ट्रीज पे, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कोई सा भी नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट साइनिंग सर्फर कोचिंग सेंटर .com पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी है, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाई गई, उस पॉलिसी का हमारे बिजनेस पे और इंडस्ट्रीज पे क्या चेंज आया, क्या उससे क्या प्रभाव पड़ा, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या थी, तो लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसमें हमने ये बात की है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी न्यू पॉलिसी की और किस तरीके से हमने उसको अप्लाई किया। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर राइट साइड आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी थी क्या। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी को अप्लाई करने के बाद उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ा हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो कुछ हम देख लेते हैं पॉइंट्स इसके ऊपर। पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग कंपटीशन, कि जो भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हमने अप्लाई किया उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया मार्केट में। कंपटीशन कैसे बढ़ गया? चेंजेस इन द रूल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म इन द इंडियन मार्केट हैज इंक्रीज मार्केट कंपटीशन इन इंडिया। यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो क्या था, चेंज इन द रूल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और फॉरेन फर्म। इसमें क्या बताया गया है कि आपने देखा था कि हमारे कंट्री में 1991 से पहले क्या था कि बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग सिस्टम था, यानी कि आपको कोई भी इंडस्ट्री ओपन करना होता उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती थी और काफी ज्यादा बाउंडेशन थी। तो हमने क्या किया इस पॉलिसी में कि लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया काफी ज्यादा सेक्टर से, जिससे कि कोई भी पर्सन आके, कोई भी प्राइवेट प्लेयर आके अपना इंडस्ट्री, अपना ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश कर सकता था। और दूसरी चीज क्या थी, ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि दूसरे कंट्री के जो कंपनीज होती थी उन लोगों को भी हमने इनवाइट किया अपने कंपनी में। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन जो फर्म थे वो सब भी हमारे कंट्री में आने लगे। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे फर्म हमारे कंट्री में आ गए, जिससे क्या हो गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। दूसरा क्या चेंज रहा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। जो हमारे कस्टमर्स थे वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होने लग गए। कैसे, देखते हैं इसमें। वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर आर मोर डिमांडिंग, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट गिव्स कस्टमर वाइडर चॉइस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऊपर वाले पॉइंट मैंने पढ़ा कि जो हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा, एक ही सामान को, एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनीज बनाएंगी, और कोई कम प्राइस में बेचेगा, कोई ज्यादा प्राइस में बेचेगा, अलग अलग वैरायटी के सामान एक ही प्रोडक्ट में वो लेके आएंगे। अब कंज्यूमर्स को एक ही चीज में 10 अलग वैरायटी दिखाई देगा, 10 अलग प्राइस में, तो कंज्यूमर चाहेगा कि उसे कम से कम प्राइस में जो अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है वही सामान खरीदेगा। तो इससे क्या हुआ, अलग अलग वैरायटीज आने लगी कंज्यूमर्स के सामने, और वो और डिमांड करने लगे कि हमें इससे भी कम प्राइस में इससे अच्छा सामान चाहिए। तो जो इनकी कस्टमर्स के डिमांड को फुलफिल कर पाया वो रह पाया इंडस्ट्री में, नहीं तो वो चले गया। तो ये यहाँ पे बताया गया कि कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए। पहले क्या था, दो तीन इंडस्ट्री थी, एक चीज को बनाने वाले मुश्किल से एक या दो इंडस्ट्रीज होंगी जो उस चीज को बनाते होंगे, तो कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिलता उसी से लेके वो संतुष्ट रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया था और इसलिए वो डिमांड बहुत ज्यादा करने लग गए थे। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, देखते हैं अब और क्या चेंजेस आए। तो रैपिडली चेंजिंग इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था वो काफी ज्यादा चेंज आने लगा। इसके अंदर क्या पॉइंट है, इंक्रीज्ड कंपटीशन फोर्स द फर्म टू डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखा था ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या था कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी काफी ज्यादा ग्लोबलाइज किया गया, यानी कि जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल जो मशीनरी थी उन चीजों को भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया, उन चीजों का भी ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो इससे क्या हुआ, जो नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें थी वो सब हमारे कंट्री में आने लगी, और इससे क्या हुआ, हर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ते चले गया। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि जो टेक्नोलॉजी का पहले लेवल था हमारे कंट्री में वो अब ज्यादा ग्रो कर चुका था, और जो भी इस मार्केट में फॉर्म थी
उन सबको अपने आप को टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना पड़ा अपने अंदर, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। बिकॉज क्या था, अगर मान लो दो कंपनी ऐसी है जो नई टेक्नोलॉजी को लेके आई है मार्केट में, और कुछ कंपनी ऐसी है जो पुराने के ऊपर चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो नए टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा वो अच्छा सामान बनाएगा और कम प्राइस में बनाएगा, तो लोग उसका ही खरीदेंगे। तो इसलिए जो फर्म ऐसी थी जो टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर रहे थे, उनको भी वो करना पड़ा। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, मार्केट ओरिएंटेशन। देखते हैं इसके अंदर क्या है। अर्लियर फर्म्स फॉलोड प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग ऑपरेशन। टुडे फर्म्स प्रोड्यूस दोस गुड्स एंड सर्विस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना, प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग, और यहाँ पर एक और बताया गया है कि रिक्वायरमेंट टू द ऑफ द कंज्यूमर्स। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि पहले की जो फर्म्स थी और कंपनीज थी वो क्या करती थी, प्रोडक्शन बेस्ड मार्केटिंग करती थी, यानी कि जो सामान बनाया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मार्केटिंग किया। और क्योंकि पहले कम फर्म्स थी, कम ऑर्गेनाइजेशन थे, तो हमारे जो कस्टमर थे उनके पास भी चॉइस बहुत कम होता था, तो जो सामान बनता था वो उन्हें खरीदना पड़ता था। लेकिन अब क्या था, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो जो हमारे कस्टमर्स थे वो भी काफी ज्यादा डिमांडिंग हो गए थे, हमने देखा था। तो अब क्या है, जो 10 मान लो कंपनियां आपके मार्केट में हैं, तो एक कंपनी सोच रही है कि मैं अपने अकॉर्डिंग ही सामान बनाऊंगा, वो प्रोडक्शन बेस्ड के ऊपर है। लेकिन दूसरी कंपनी अगर सोच रही है कि हम कंज्यूमर को एक्चुअली में क्या चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर्स वो उसके पास ही खरीदने जाएंगे। लेकिन पहले क्या था, पहले क्योंकि एक दो ही कंपनी थी, तो मोनोपोली बहुत ज्यादा होता था, तो उनको कंपनी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन करते हैं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या था, जो कंपनीज थी उनको कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग चलना होता था। कंज्यूमर्स को एक्चुअली में चाहिए क्या, कंज्यूमर क्या डिजायर है, उनका क्या वांट्स है, उसको फुलफिल करने के लिए वो काम करते थे। तो इस वाले पॉइंट में बताया गया है कि पहले का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था वो प्रोडक्शन बेस्ड था, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन उसको उसमें क्या बदलाव आया, अब वो कंज्यूमर बेस्ड हो गया, यानी कंज्यूमर्स को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करने लगे। अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट पर। पांचवें पॉइंट में क्या बताया गया है, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर को जो बजट का सपोर्ट मिलता था वो कम होने लगा। देखते हैं इस पॉइंट में क्या है, द बजट सपोर्ट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर हैज डिक्लाइंड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। Thus, in order to survive, the public sector have to be more efficient, generate their resource and profits. इसमें बताया गया कि अब ये इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद क्या हुआ, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने पब्लिक सेक्टर को बजटरी सपोर्ट देना कम कर दिया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म कर दिया, पहले के कंपैरिजन में कम कर दिया। क्यों, क्योंकि पहले पब्लिक सेक्टर ही ज्यादा थे, तो उन सेक्टर्स को चलाने के लिए गवर्नमेंट को उनको बजट देना ही पड़ेगा, चाहे वो लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था गवर्नमेंट के पास। लेकिन अब क्या था, इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद कि प्राइवेटाइजेशन काफी ज्यादा हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए और प्राइवेट फर्म्स ने उन चीजों को की जगह ले ली। तो अब क्या था, अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट नहीं भी करेगी ज्यादा, तो प्राइवेट सेक्टर उसकी जगह पे खड़ा है उन चीजों को बनाने के लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर ने अपना बजटरी सपोर्ट कम कर दिया पब्लिक सेक्टर के ऊपर, जिससे क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर ने खुद को इतना अर्न करना पड़ता था कि वो खुद अपने आप को सर्वाइव कर सके। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं क्योंकि ये सब टोटली डिपेंडेंट है आपका इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी थी, क्यों उसमें चेंज आया, क्या क्या चेंज आया, क्या प्राइवेटाइजेशन था, क्या ग्लोबलाइजेशन था, क्या लिबरलाइजेशन था। उन सारी चीजों को आपको जानना पड़ेगा इसको समझने से पहले कि ये बदलाव आए क्यों। तो लास्ट वीडियो में उसका लिंक है, मैं ऊपर आई बटन में आप जाकर देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर जरूर देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें बदलाव आई क्यों यहाँ पर। तो हम देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करने की रिक्वायरमेंट हुई। क्यों रिक्वायरमेंट हुई, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन सब लोगों के अंदर भी चेंज लाने की जरूरत पड़ी। क्यों हुई वो देखते हैं अब हम। द चेंजिंग मार्केट कंडीशन ऑफ टुडे रिक्वायर्स पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट, हैंस देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब इसमें क्या था कि जो टेक्नोलॉजी था वो काफी ज्यादा आ चुका था और काफी ज्यादा चेंज होते जा रहा था टेक्नोलॉजी, और दूसरी बात कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था। तो जो हमारे एम्प्लॉयज थे, मैनेजर्स थे, उन लोगों को और ज्यादा टफ कंपटीशन हो गया था, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में उनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए काफी ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ रही थी।
तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी ट्रेनिंग देना, डेवलप करना, उनके एबिलिटी को डेवलप करने की काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया था। एक ही सेक्टर में बहुत सारे फॉर्म्स आ गई थी, तो उन सब से कम्पीट करने के लिए एक हाई स्किल वाला पर्सन की जरूरत थी। दूसरी बात, वर्कर्स वगैरह को भी डेवलप करना था। क्यों? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो उन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कैसे करना है उसके लिए भी आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की भी रिक्वायरमेंट हुई इसके बाद। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सा भी नोट्स चाहिए हो या बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कोई सा भी नोट्स चाहिए हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट shiningsurfercoachingcenter.com पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।